नमस्कार। वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप एक बार फिर से। और आज मैंने सोचा कि मोटिवेशनल कहानी सुनाने से अच्छा है एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा दूं जिनकी कहानी सुनकर आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा टेलीविजन का, जितेंद्र दीक्षित जी, जो कि एबीपी न्यूज में वेस्ट इंडिया एडिटर हैं। इनको आपने टेलीविजन पर तकरीबन रोज ही हम लोग इनको देखते हैं और इनकी रिपोर्टिंग देखते हैं। पिछले 21 सालों से पत्रकारिता में हैं, जिसमें से 17 साल एबीपी न्यूज में गुजारे हैं इन्होंने। और हालिया इनकी एक और किताब भी रिलीज हुई, इसका ई वर्जन, इसका नाम है 35, जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल हुई है पिछले 6 महीनों में उस पर केंद्रित है, इनसाइड स्टोरी बताती है। तो पहले तो 35 को आप लोग उसका ई वर्जन तुरंत डाउनलोड करिए। और जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। जितेंद्र जी, सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसे कि आप लोग टेलीविजन न्यूज चैनल पे भी हम लोग देखते हैं कि सीधे मुद्दे पर आते हैं, तो हम लोग भी जो है, मैं भी आपसे इंस्पायर होकर सीधे मुद्दे पर आते हुए आपके बारे में मैंने रिसर्च करी, थोड़ी बहुत ही रिसर्च जो कहीं से मैंने सोर्स किया, तो मुझे पता चला कि आपकी और हमारी कहानी काफी मिलती जुलती है। कैसे मिलती जुलती है? आप भी 10th के प्रीलिम्स में फेल हो गए थे, मैं भी फेल हो गया था 10th के प्रीलिम्स में। आपके भी जीवन में एक ऐसा दौर आया जो बहुत नेगेटिव था, जहां पर आप सुसाइडल हो गए थे। मेरे जीवन में भी ऐसा एक दौर आ चुका है। वहां से मस्जिद बंदर से अपने जीवन की शुरुआत करके आज इस मकाम तक पहुंचना जहां पर कि, और बहुत ही कम उम्र में, जहां पर कि आपको, यू आर अ नोन फेस, आपको सारी दुनिया जानती है और एक बड़ी ही सम्मान की नजर से देखती है। और बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम आप कर रहे हैं पिछले 21 सालों से, बिना किसी कंट्रोवर्सी के। क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा काम है जहां पर वन रॉन्ग स्टेप एंड इट कैन स्पेल डूम। सही बात है। तो इस सफर को आप हम तक पहुंचाइए। शुरुआत कैसे हुई? शुरू से ही क्या आपका रुझान रहा इस उसमें, इस क्षेत्र के प्रति? और फिर एक बार जब पत्रकारिता में आ गए तो कैसे फिर आगे आपका यहाँ तक का सफर रहा, ये सब हम जानना चाहेंगे। देखिए, अगर संक्षेप में बताऊं विजय जी, तो मैंने 8वीं से जो है, जब मैं 8वीं कक्षा में था, तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मैं जो बाल पत्रिकाएं हैं, जैसे बालहंस, चंपक वगैरह जो बाल पत्रिकाएं थी, उन पत्रिकाओं में मैं कहानियां और लेख लिखता था। और उसके बाद जब मैंने 10वीं क्लास पास कर ली, तो उसके बाद से मैं जो लेटेस्ट एडिटर्स होते हैं अखबारों के लिए, मैं उनके लिए लिखने लग गया, तमाम इश्यूज को लेकर जो है। तो धीरे धीरे लेखन की तरफ मेरा रुझान बढ़ते गया और फिर मैंने तय किया कि मैं आगे चलकर पत्रकार ही बनूंगा। लेकिन जो मेरे पिताजी हैं, उन्हें ये मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि मैं यूपीएससी की एग्जाम अटेम्प्ट करूं और आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनूं। और नॉर्मली आप देखेंगे कि ज्यादातर जो नॉर्थ इंडियन माइंडसेट है, उसमें लोग यही सोचते हैं कि भाई सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, बेटा अफसर बनना चाहिए। तो जो नॉर्थ इंडियन माइंडसेट है, उसी हिसाब से उनका भी यही सोचना था, लेकिन मेरी उनसे जमती नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि मैं जो है गणित में थोड़ा कमजोर था, और जो 10वीं के प्रीलिम्स की एग्जाम हुई, तो उसमें मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया। हालांकि मुझे अच्छे मार्क्स मिले जब बोर्ड की एग्जाम हुई तो उसमें, बट प्रीलिम्स में मैं फेल हो गया। और इससे मेरे पिताजी बड़े खफा हुए। उन्होंने कहा कि अरे, मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं और तुम फिर सिविल सर्विसेज की एग्जाम कैसे क्लियर करोगे, उसमें तो मैथ्स भी लगती है। और उस पर बहस हो गई। तो मैंने कहा मुझे सिविल सर्विसेज में जाना ही नहीं है, मुझे तो पत्रकार बनना है। तो एक दिन काफी उनके साथ में मेरा झगड़ा हो गया, और फिर ये बात सही है कि सुसाइडल टेंडेंसीज जनरेट हुई, और मैंने सोचा कि खुद को खत्म कर लूंगा। बट मैं अपनी नानी से मेरा बड़ा लगाव था, तो आई थॉट ऑफ मीटिंग हर फॉर वन लास्ट टाइम। और जब मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर समझ लिया कि इसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? तो उन्होंने मुझसे प्यार से बात करके मुझसे उगलवा लिया कि क्या हुआ था, और मैंने उनको बता भी दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, अब से तुम मेरे साथ में ही रहोगे, और तुम्हें जो बनना है बनो, एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। और तुम्हारे मामा जो है, वो सब तुम्हारी जरूरतें पूरी करेंगे, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई और सारा कुछ जो है। एंड मैंने अपने पिताजी का घर छोड़ दिया, और मैं मेरी नानी के साथ में ही रहने लगा। इनफैक्ट मेरी शादी होने तक, 2008 में जब मेरी शादी हुई, तब तक मैं अपनी नानी के साथ ही, जो उनको पुराना घर है ओल्ड मुंबई में, मस्जिद बंदर इलाके में, मैं वहीं पर रहता था। उसके बाद में फिर मैं वडाला में शिफ्ट हुआ। तो
उन्होंने ही एनकरेज किया। फिर मैं जब कॉलेज का मेरा फाइनल ईयर था, पहले तो मैं 97 में मैं सामना अखबार से जुड़ गया, मैं एज ए स्ट्रिंगर, जो अंशकालिक संवाददाता कहते थे जिनको, तो मैं साउथ मुंबई और कैंपस बीट कवर करता था। तो 3 साढ़े 3 साल मैंने सामना में काम किया। फिर उसके बाद साल 1999 में मुझे ऑफर आया आज तक से। आज तक कोई चैनल नहीं हुआ करता था, सिर्फ दूरदर्शन पर, आपको याद होगा, एक 20 मिनट का कैप्सूल आता था और जिसमें चीजों का ब्यौरा होता था। तो उसके लिए मुझे ऑफर दिया। मिलिंद खांडेकर जी तब ब्यूरो चीफ थे, अब वो आज तक में वापस चले गए। बीच में अभी बीबीसी में वो डिजिटल हेड थे इंडिया के, तो उन्होंने उस दौर में मुझे ऑफर दिया था आज तक में काम करने के लिए। फिर आज तक मैंने ज्वाइन किया। मेरे ज्वाइन करने के अगले साल ही आज तक एक चैनल बन गया 24 घंटे का। और 2002 के अंत तक मैं आज तक से जुड़ा रहा। फिर मुझे स्टार न्यूज से ऑफर मिला 2003 में, जहां पर मुझे ट्रिपल प्रमोशन दिया गया और साथ में मुझे क्राइम शो मेरा बड़ा पॉपुलर हुआ करता था उन दिनों, रेड अलर्ट नाम का। तो जो शो की एंकरिंग का भी, और वो काफी चर्चित शो हुआ। उस शो में जो फिगेटिव्स होते थे, जो वांटेड अपराधी होते थे, उनके बारे में जानकारी दी जाती थी। और हमारे उस शो की वजह से देश भर के 22 खूंखार अपराधी जो है पकड़े गए थे। तो इस बात का मुझे गर्व है कि मेरे उस शो की वजह से इतने बड़े बड़े अपराधी जो है पकड़े गए। जो जांच एजेंसियां थी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी, उनको मदद मिली अपराधियों तक पहुंचने में। तो वो शो था, उसकी एंकरिंग का मौका मिला। उस शो के बाद में एक और शो लॉन्च हुआ था शूट आउट नाम से। मुंबई शहर में जो बड़े बड़े शूट आउट हुए थे, जैसे जे का शूट आउट हुआ था, और जो शूट आउट होते थे, तो ऐसे जो मेजर शूट आउट थे, दाऊद गैंग के, छोटा राजन गैंग के, अरुण गवली गैंग के, तो उन शूट आउट के ऊपर एक एपिसोड बनाया जाता था। तो वो साप्ताहिक कार्यक्रम था, तो उसकी एंकरिंग का मुझे मौका मिला। और इस तरह से क्राइम वगैरह की खबरें चल रही थी। लेकिन 2008 में जब आतंकी हमला हुआ मुंबई पर, तो उस हमले को भी मैंने कवर किया। लगातार 4 दिनों तक था, शुरुआत से आखिर तक। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद से जो अंडरवर्ल्ड की खबरें थी, वो उसमें रुचि कम हो गई और अंडरवर्ल्ड भी एक तरह से खत्म हो गया था। तब तक जो है ना, पुलिस ने एनकाउंटर्स कर करके या मौका जैसे कड़े कानूनों के तहत कई गैंगस्टर्स को जेल भेज दिया, कईयों को मार डाला गया, कई लोग एनकाउंटर में खत्म हो गए। तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम था उस तरह का, जो मुंबई में पहचाना जाता था, वो ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हो चुका था, अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका था। फिर आतंकवाद से जुड़ी हुई खबरें जो है आने लग गई थी। और फिर उसके बाद में अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ, तो वो चीजें भी खत्म हो गई, जो है टेररिज्म से जुड़ी हुई चीजें। फिर राजनीति हावी हो गई और उसके बाद पता ही है कि क्या कुछ हुआ। कांग्रेस सत्ता से चली गई, फिर 2014 में मोदी सरकार आ गई। तो फिर उसके बाद से, मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं 2011-12 से मेरा रुझान जो है राजनीति की तरफ रहा और मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने लग गया। ओके, तो हम लोग बात करेंगे 2008 के जो मुंबई हमले थे उसके बारे में, क्योंकि उसको कवर किया। उसको कवर करना आसान नहीं रहा होगा। 4 दिन तक वो हमला चला और इतने पास से उस हमले को देखना। मुझे याद है उस हमले के कुछ 2-3 महीने बाद मैं ताज के सामने गया और वहां तब मेंटेनेंस का काम शुरू हो चुका था। और जो उस होटल की हालत थी और जो निशान वगैरह थे, वो देखकर मैं हिल गया और काफी दिनों तक वो चीज मेरे जहन में टिकी रही। आपके सामने वो चीज घटी, उसने आपको परेशान किया क्या? उसने आपको, उस चीज ने आपकी साइकी को में कोई बदलाव लाया या किसी तरह से डैमेज किया आपकी साइकी को कि काफी दिनों तक आप परेशान रहे हों? या फिर पत्रकारिता ने ये आपको सिखा दिया है कि नहीं, हमें न्यूट्रल रहना है, कुछ भी होता रहे, हम हर चीज से एकदम सेंसिटिविटी, हम इमोशनली इन्वॉल्व चार्ज नहीं होते हैं? क्या आपकी वो रही थी प्रतिक्रिया? अच्छा हुआ आपने सवाल मुझसे पूछा। देखिए, होता ये है कि एक पत्रकार, और विशेष करके जो अपराध पत्रकार होता है, क्राइम रिपोर्टर होता है, आमतौर पर उसकी संवेदनाएं जो है मर जाती हैं। वो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि इतनी वो वायलेंस देखता है, इतना ब्लडशेड देखता है, इतनी लाशें देखता है अपने करियर में। तो मौत वगैरह या इस तरह के कोई इंसिडेंट्स होते हैं ना, तो उसके अंदर की संवेदनाएं जो है वो लगभग समाप्त सी हो जाती हैं। और अगर मैं 26/11 के हमले की बात करूं, तो मैं उस हमले के दौरान, जब लियोपोल्ड कैफे में हमला हुआ था, जब मुझे खबर मिली तो मैं सबसे पहले वहां पर पहुंचा था। और उसके 4 दिनों बाद सुबह के वक्त जब आखिरी आतंकी ताज होटल में मारा गया था, मैं तब तक उस कवरेज में था।
और इस पूरे अनुभव के ऊपर मैंने किताब भी लिखी। आप वहीं पे थे पूरे टाइम, मतलब आप लोग घर गए ही नहीं? बीच में कुछ ब्रेक लेने के लिए जो है ना, मैं क्योंकि मस्जिद बंदर वहां से नजदीक ही था। नजदीक है, जी जी। हाँ, तो मैं बीच में चला गया था, लेकिन लगभग मोटे तौर पर मैं वहीं पर था। और इस दौरान 2-3 ऐसे मौके आए जब मैं खुद भी जो है, कम से कम 2 बार ऐसे मौके आए थे जब मैं खुद भी हिट होने से बचा था। जो है हमले के दौरान मेरी जान जाते जाते बची थी। तो इस तरह के 2 मौके आए थे, लेकिन खैर वो दूसरी चीज है। जहां तक आप संवेदनाओं की बात करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी संवेदनाएं जो है अब तक मरी नहीं है। अब भी मैं जब इस तरह की खबरें कवर करता हूं, जहां पर कोई अगर पीड़ित है, कोई प्रताड़ित है, तो मैं उसकी जगह खुद को रखकर देखता हूं और उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करता हूं। और कोशिश नहीं होती, वो अपने आप ही जो है मुझे लगने लग जाता है। अगर 26/11 के हमले की बात करें, तो जो गोलियां चलने की आवाज मैं लगातार 4 दिनों तक सुन रहा था, फायरिंग की, काउंटर फायरिंग की, जो एनएसजी के कमांडोज अंदर घुसे थे, तो वो जो आवाजें हैं वो अगले महीने भर तक मेरे कान में गूंजती रही। मैं जब भी सोने की कोशिश करता था तो सो नहीं पाता था। वो जो तड़ 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 की आवाजें जो है, वो क्रैक की आवाजें, वो लगातार मेरे कान में गूंजती रहती थी। मतलब वो उसका इस तरह का मनोवैज्ञानिक असर हुआ था, और वो धीरे धीरे ही वो समाप्त हुआ। 1 महीने से ऊपर का समय लग गया जब वो आवाजें जो मेरे दिमाग में रजिस्टर्ड थी, और जब भी मैं सोने की कोशिश करता था तो एक्टिवेट हो जाती थी। तो उसने मुझे काफी परेशान किया। दूसरा, अगर पत्रकारों की संवेदनशीलता की बात करें, तो एक और भी, अभी मैं पिछले हफ्ते ही मैं मुंबई से नासिक गया था एक रिपोर्ट करने के लिए हाईवे पर, कि हाईवे की से जो सप्लाई चेन्स है मुंबई में, जो फल सब्जियां और जो जरूरी सामान है वो कैसे आता जाता है। तो मैंने देखा कि रास्ते भर में कई सारे मजदूर जो है वो पैदल चल के जा रहे हैं, और एक एक दिन में 50-50, 60-60 किलोमीटर तक वो तय कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 साल के, 9 साल के बच्चे हैं वहां पर। महिलाएं हैं जो अपने सिर पर 10-10 किलो का वजन रख के आगे जा रही हैं। और कईयों के पास में, मैं तो कार में बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे ह्यूमिडिटी की वजह से जो है बार बार प्यास लग रही थी। मैं सोच रहा था कि ये जो पैदल लोग चल के जा रहे हैं, धूप में पसीने से तरबतर हैं, उनको कितनी प्यास लग रही है। और मैंने 2 से 3 जगह पर मैंने देखा लोग मुझे इशारा करके पानी मांग रहे हैं। मेरी गाड़ी में जितना भी पानी था मैंने दे दिया। कुछ बच्चे दिखे, मैंने, मेरे पास बिस्किट रखे हुए थे, मैंने दे दिया। और मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि मैं अपने घर से ज्यादा पानी लेकर और ज्यादा कुछ खाने पीने के लिए क्यों नहीं लेके चला, ताकि इन लोगों की मैं मदद कर सकता। क्योंकि ये लोग जंगल में, इगतपुरी का जैसे घाट था, तो कई किलोमीटर ऐसे धूप में पैदल ही चल रहे थे, और उनकी बेहद हालत खराब थी। तो जब उस रात मैं लौटा तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, मैं ढंग से सो नहीं पाया। तो एक और बहुत ही अहम सवाल इसी से जुड़ा हुआ, तो जितेंद्र जी, अभी 26/11 की बात हुई, आपने और भी आपदाएं देखी, और भी इस तरह के हमले देखे। उन सभी आपदाओं को, हमलों को, जहाँ पे कैजुअलिटीज हुई, आपने बहुत सारी सुनामी भी कवर करी हैं, बहुत सारी मतलब नेचुरल कैलामिटीज को देखा है। उनके मुकाबले में अगर हम कोरोना की बात करें, तो क्या ये बिल्कुल ही अप्रत्याशित चीज है जो आप देख रहे हैं? ऐसा कुछ भी कभी आपने क्या देखा है, कभी सोचा था? आपने कहा अप्रत्याशित, ये बिल्कुल सही शब्द है उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जिससे हम इस वक्त गुजर रहे हैं। जी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम इतना ज्यादा इससे प्रभावित हो जाएंगे। मुझे याद है कि जब जनवरी में लोग आपस में बात कर रहे होते थे, तो लोग यही कहते थे, अरे भारत में कुछ होने वाला नहीं है, भारत तो जो है गर्म देश है, ये सब जो है ठंडी जगहों पर ही होगा, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। और लोग बड़े बेफिक्र थे, और लोग अपना प्लान बना रहे थे। किसी ने घूमने का प्लान बनाया था गर्मियों में, किसी ने किसी कार्यक्रम का, शादी ब्याह का किसी ने प्लान कर रखा था। मैं अगर खुद की बात करूं तो मेरी प्रिंट बुक आ जाने वाली थी अप्रैल में, जो कि अब नहीं आ रही है। अब उसके बदले में हमें ई बुक लॉन्च करनी पड़ रही है। तो हर किसी के प्लान थे। वो जो लोग थे ना जो कह रहे थे कि गर्म देश, उनमें एक मैं भी था जो ये कह रहा था कि अरे ये गर्म देश है, यहाँ कुछ नहीं होगा, और दूसरा हम लोग तो ईंट पत्थर खाते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं होने वाला। उसमें एक मैं भी था, उन बेवकूफों में मैं भी था। नहीं, बेवकूफ नहीं कह सकते, क्योंकि जनरल अब तो इस चीज की तस्दीक जो है कई साइंटिस्ट भी कर रहे हैं कि हीट में ज्यादा ये वायरस टिकता नहीं है। लेकिन चक्कर ये है कि लोग कितना हीट में रह रहे हैं, और एक बार जब आप उससे इन्फेक्ट हो गए हैं तो उससे निकलना आसान नहीं होता है, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो उम्मीद करते हैं। और दूसरी बात, आप देखेंगे कि भले ही मुंबई में हम लोग थोड़ा गर्मी महसूस कर रहे हों, लेकिन देश के कई हिस्सों में मौसम ने भी इस बार दगाबाजी की है। कई जगहों पर इस बार गर्मी काफी देरी से आ रही है, और कई जगहों पर बारिश हो रही है, कई जगहों पर जो है ठंडी हवाएं चल रही हैं।
तो ये भी जी जी। है। तो गर्मी भी लगता है कुछ इन लोगों ने मिली भगत कर ली है, कोरोना ने और मौसम ने एक साथ मौसम ही में। इस तरह से टॉर्चर करना है भारत को। लेकिन ये तो है, मैं थोड़ा सा मुद्दे से हट रहा हूँ। पत्रकारिता पे अगर आए, बहुत लोगों को इसमें बड़ा ग्लैमर दिखाई देता है कि आप बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, बहुत पावर है आपके पास, ऐसा लोगों को लगता है पत्रकारों के पास पावर रहता है। पर क्योंकि वो मैंने जीवन जिया नहीं है, लेकिन पत्रकारों को देखा है पास से, और एक ऐसे करियर में मैं भी हूँ जहां पर लोगों को लगता है कि इस करियर में बहुत ग्लैमर है, जबकि हकीकत कुछ और है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस धारणा के प्रति, जहां पर कि अरे बहुत पावर है, जो चाहे कर सकते हैं, एक वो कार्ड दिखाकर, वो खून पसीना जो आप लोग बहाते हैं, जिसकी जानकारी लोगों को, बहुत कम लोगों को होती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके सवाल पर मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो कि पत्रकारों में पावर है, ये अब पास्ट टेंस में हो गया है। पत्रकारों में पावर था, पत्रकारों ने खुद ही अपना पावर खो दिया है, और इसके पीछे कारण यह है कि पत्रकारों ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, पत्रकारों ने अपना जज्बा खो दिया है। लोग जिन कारणों से पत्रकार बनते थे, जिस सोच के साथ पत्रकार बनते थे और जिस जिम्मेदारी के साथ पत्रकार बनते थे, अब वैसा नहीं है। तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि नतीजतन अब वैसा सम्मान भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पावर पत्रकारों के पास कहां से आता था? इस पेशे के साथ जो सम्मान जुड़ा हुआ है, जो जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, उसकी वजह से पत्रकारों के पास पावर आता था। लोग आपको गंभीरता से लेते थे, आपको सुनते थे या आपके कहे मुताबिक चलते थे। लेकिन अब वैसा नहीं होते हुए मैं देख रहा हूं। मैंने पत्रकारिता का गोल्डन दौर भी देखा है। साल 2001 में जब भुज में भूकंप आया था गुजरात में, तो उस वक्त में पत्रकारों को हीरो के जैसा ट्रीट किया जाता था। मतलब पत्रकार किसी सैनिक से कम सम्मान नहीं पाते थे। लेकिन एक दौर उसके बाद में मैंने वो भी देखा जब पत्रकारों को धिक्कारा जाने लगा। वो दौर करीब मैं कहूंगा आपको 2006 के आसपास था। मुझे याद है 2006 में मुंबई में 7 लोकल ट्रेनों में एक साथ ब्लास्ट हुए थे एक दिन, और उसके कवरेज के लिए जब वहां पर पत्रकार गए थे, तो जो भीड़ थी वो हिंसक हो गई और उन्होंने पत्रकारों को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि उस वक्त हो ये रहा था कि जो तमाम जो न्यूज चैनल्स थे बहुत सारे, वो इस तरह का कंटेंट दिखा रहे थे जो कि पत्रकारिता का कंटेंट नहीं कहा जा सकता, जर्नलिस्टिक वर्क नहीं कहा जा सकता। भूत प्रेत दिखाया जा रहा था, अंधविश्वास दिखाया जा रहा था। कोई ड्रामा क्वीन थी, उसने कुछ कह दिया, उसने छींक दिया, उसने क्या किया, तो वो दिखाया जा रहा था। कोई फिल्मी गॉसिप हो गई कि 2 फिल्म स्टारों ने जो है लिप लॉक कर लिया, तो उसको घंटों भर दिखाया जाने लग गया। सांप बिच्छू की कहानी, नाग नागिन की कहानी, ये सारी चीजें जो है गंभीर खबरों को दरकिनार करके ये सारी चीजें दिखाई जाने लगी। तो इसकी वजह से हो ये रहा था कि जनता में जो है एक तरह का आक्रोश था कि भाई, जिसके ऊपर हम खबरों के लिए डिपेंड करते थे, वो अब टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। टीआरपी ये शब्द का लोगों को मतलब नहीं मालूम है, लेकिन आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति टीवी पत्रकारों को गरियाता है तो बोलता है सब टीआरपी के लिए कर रहा है। लेकिन टीआरपी का मतलब क्या होता है भाई? शब्द जो है एक उसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन हो गया, ये सब कंटेंट की वजह से। तो जब जहां तक पावर की बात है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि अब इन सारी चीजों की वजह से पावर नहीं रह गया। पत्रकारिता में जो मैंने टीवी पत्रकारिता में जो 21 साल गुजारे, तो उसमें मैंने 2 काले दौर देखे पत्रकारिता के। एक तो ये दौर जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो फूहड़ कंटेंट चलता था, अंधविश्वास से जुड़ा हुआ और फिल्मी गॉसिप वाला कंटेंट, ये एक मैं पहला बुरा दौर मानता हूँ। दूसरा बुरा दौर पत्रकारिता का आया, वो हाल के वक्त में आया जब पत्रकारों पर बायस्ड होने का आरोप लगने लग गया। पत्रकारों पे आरोप लगने लग गया कि आप सत्ताधारियों से सवाल नहीं पूछते हैं। तो ये था, मेरा मानना है कि एक पत्रकार को विपक्ष की भूमिका अपनानी चाहिए। पत्रकार जो भी इनकम्बेंट है, जो भी सत्ता में है, कोई भी पार्टी का हो, उससे सवाल पूछना चाहिए। बे आवाजों के लिए पत्रकार को आवाज बनने का काम करना चाहिए। तो वो सारी चीजें नहीं हो रही थी, तो मैं इसको दूसरे काले दौर के तौर पर देखता हूँ। तो इस वजह से पत्रकारों की जो ताकत है वो छीन हुई। अब जो लोग पत्रकारिता में आना चाहते हैं, मैं उनके लिए यही कहूंगा कि आप अगर किसी आइडियलिज्म को फॉलो करके पत्रकारिता में आ रहे हैं, तो फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि माहौल जैसा है। दूसरी बात यह है कि स्टिल जो पत्रकारों से उम्मीद की जाती है, जो खतरे झेलने की, वो बातें अभी भी लागू होती हैं आप पर, कि जहां से भीड़ एक दिशा में भाग रही है, तो आपको उसके विपरीत दिशा में भागना है। लोग किसी चीज से बच के भाग रहे हैं, किसी खतरे से, तो आपको खतरे की तरफ भागना है।
आपको कई कई घंटे जो है धूप में खड़ा रहना पड़ सकता है, आपको गले भर तक पानी में बारिश के दौरान जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, आपको बाढ़ वाले इलाके में जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, आपको सूखे में जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। और अभी की मैं एग्जांपल दूं, कोरोना क्राइसिस चल रहा है, लोगों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है, लोग घर से, लेकिन पत्रकारों को तो निकलना है, उनको तो फील्ड पे जाके रिपोर्टिंग करनी है। और यही वजह है ना कि इतने सारे पत्रकार जो है अभी कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ये सारे प्रोफेशनल हैजर्ड्स हैं। अगर आप इस तरह के हैजर्ड्स को झेलने के लिए तैयार हैं तो आप इस प्रोफेशन में जरूर आइए, लेकिन साथ में ये ध्यान रखिए कि कोई भी आदर्शवाद अपने भेजे में ना रखें। इसको आप एक व्यवसाय के तौर पर ही ट्रीट करें, जैसे कि कोई दूसरा व्यवसाय है XYZ, आप इसको एक व्यवसाय के तौर पर ट्रीट करें कि मैं भी एक नौकरी कर रहा हूं। क्योंकि आदर्शवाद जो है बातें करने में ठीक है, लेकिन किताबों में ठीक है, लेकिन आप जब ग्राउंड पर पहुंचेंगे और जिस इकोसिस्टम में आप काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आदर्शवाद के लिए कोई जगह है नहीं। प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी है इस पेशे में आने के लिए भी, ये शायद सबको याद रखना चाहिए। और यू शुड, जैसे कहते हैं ना, यू शुड कम हियर फॉर द राइट रीजंस। वो राइट रीजन ये है कि ठीक है, मैं जनता की आवाज बन जाऊंगा, पर कोशिश करूंगा चेंज करने की, पर ये सोच के आना कि मेरा चेहरा टीवी पर आएगा, मैं ग्लैमरस काम करूंगा, मैं बहुत पावरफुल आदमी बन जाऊंगा, ये मेरे ख्याल से गलत सोच होगी। और ये कहीं ना कहीं इस पेशे के साथ भी धोखा होगा अगर आप इस तरह से सोच के आए और फिर वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी तो आप उधर गलत दिशा में भागोगे। आपने जो एक बहुत खूबसूरत बात कही कि पत्रकारिता में आपको खतरे की तरफ जाना, भीड़ जिस दिशा से भाग रही होती है आपको उस दिशा में जाना पड़ता है। उसी पर ऐड करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन कोरोना वॉरियर्स की आज बात हो रही है, उनमें पत्रकारों का भी जिक्र होना बहुत जरूरी है। जो पुष्प वर्षाएं डॉक्टरों पर हो रही हैं, जो कि बहुत ही सम्माननीय, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो पुष्प वर्षा या वो उल्लेख पत्रकारों का भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस दौर में जब हम सब घर में बंद, आप वहां जा रहे हैं जहां पर आपका एक गलत कदम आपको कोरोना से संक्रमित कर सकता है। आप उन जगहों पे जा रहे हैं जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो रेड जोन्स हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए जितनी सराहना की जाए उतनी कम। तो जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने हमारे जानने वाले, उन सब की ओर से और आपके माध्यम से सभी पत्रकारों को कोटि कोटि धन्यवाद। और सवाल तो जितेंद्र जी बहुत सारे हैं, पर मैं बचा के रखा हूँ ताकि छोटे छोटे उसमें जो है आपसे आगे भी चर्चाएं करते रहें। भी आपको शुभकामनाओं सहित मैं आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग और भी दूसरी चीजों पर और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीजों पर भी बात करेंगे। कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे, पर हाँ कंट्रोवर्शियल चीजों पर भी बात कर लेंगे। जी विजय जी, पत्रकारों के प्रति आपकी इस तरह की भावना है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कई लोग, एक हाल ही में मैंने एक अच्छा शब्द सुना पत्रकारों के लिए, किसी ने कहा कि ये पत्रकार जो है इंफॉर्मेशन वॉरियर्स हैं आज के दौर के। तो वो शब्द बड़ा अच्छा लगा सुनने में, लेकिन फिर भी मेरा यही मानना है कि देखिए ये पत्रकारों का काम ही है। मुझे लग रहा है कि अगर हम इस दौर में भी कोई अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कोई बहादुरी का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जब इस व्यवसाय में आए तो अपनी मर्जी से आए, अपनी चॉइस से आए और सोच समझ के आए हैं, और इसके जो हैजर्ड्स हैं इस प्रोफेशन के, उन हैजर्ड्स को जानते हुए आए हैं। हमें पता है कि इस जैसी स्थिति में हमें काम करना पड़ सकता है। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है, भले ही बाकी लोग मुझसे ऐसे सहमत ना हो, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि कोई बहादुरी का काम हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ, हमारे काम का ये हिस्सा है, हमारे काम का ये नेचर है, और इसलिए हम इस तरह के खतरे का सामना हमें करना पड़ रहा है, और हम इस तरह से अपना काम करते रहेंगे। बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत सोच है, और हमारे लिए आप फिर भी सम्माननीय ही है। और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और उम्मीद है कि हम लोग चर्चा करते रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।